नमस्ते। मेरे साथ आज ज्ञान गर्ग साहब हैं। अ, ये हम लोग बियॉन्ड हेडलाइंस कर रहे हैं, चूंकि थोड़ा ट्रेवल में कर रहा था इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग में थोड़ा लेट हो गया। तो मेरे साथ ज्ञान गर्ग साहब राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इनके पास। एक तो ये थोड़ा जैसे हम सब लोग पॉलिटिकली एक कहीं दिल और दिमाग एक जगह रख देते हैं, लेकिन ये अपना दिल अपनी जगह, दिमाग अपनी जगह रखते हैं, तो उसको ही उसका जगह नहीं बदलते हैं। तो ज्ञान साहब, आपका स्वागत है इसमें। मैं आज बियॉन्ड हेडलाइंस में बियॉन्ड इलेक्शन की बात थोड़ा आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन तो हो गए, वर्डिक्ट आ गई। 4 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें थी वहां बीजेपी की सरकार वापस आ गई, तो वर्डिक्ट ये है। पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पे आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ गई। और जैसा कि बीजेपी के बारे में हम सब लोगों को एक चीज लगती है कि भाई ऐसी पार्टी जो हरदम बैटल रेडी, हरदम इलेक्शन रेडी मोड में रहती है। प्राइम मिनिस्टर साहब, यूपी का इलेक्शन खत्म हुआ, रात में भाषण दिया यूपी का, कांग्रेस को और गांधी परिवार को उन्होंने जो एक रिचुअल होता है वो अपना उसको बताया कि ये सब देश के लिए कितने खतरनाक लोग हैं, और तुरंत दूसरे दिन पहुंच गए गुजरात। तो ज्ञान साहब, आपका स्वागत है। और जरा बियॉन्ड वर्डिक्ट में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। एक उसका राजनीतिक पक्ष, कौन जीता कौन हारा, ऑपोजिशन विपक्ष कैसे इकट्ठा होगा नहीं होगा, और एक उसका आर्थिक पक्ष भी है जो आप बहुत कम लोग हैं जो इसको बैलेंस कर पाते हैं। तो दोनों पे थोड़ा ज्ञान गर्ग साहब आपसे समझना चाहेंगे। ज्ञान गर्ग साहब प्लीज। शुक्रिया वर्धन साहब, मुझे ये इस काबिल समझा आपने। खैर, मैं इसका सबसे पहले एक राजनीतिक पहलू पर मैं बात करना चाहता हूँ बियॉन्ड वर्डिक्ट में, कि इस वर्डिक्ट के बाद जो ये 4 राज्यों में, जैसा आपने बताया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो कायम रहने में वहाँ अपने को सक्षम उसने बनाया और वो सफल हो गई। और वो मैंडेट के बारे में हम लोग जो है जानते ही हैं सब कि उनको किस तरह का मैंडेट मिला है। इसमें जैसा कि आपने बताया कि आप जो है एक कांग्रेस को रिप्लेस करती हुई, जैसे दिल्ली में उन्होंने शीला दीक्षित जी के बाद कांग्रेस के वोट्स को रिप्लेस किया और वो वहां पर प्रचंड बहुमत से जीती। ऐसे ही पंजाब में उन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत हासिल किया है। अब यहाँ इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे बियॉन्ड वर्डिक्ट, जो मैं देख रहा हूं कि जैसा कि आपको पता है कि 2019 में, मैं विशेष रूप से फिलहाल यूपी को डिस्कस करना चाहता हूं बियॉन्ड वर्डिक्ट में, कि 2019 में न्यूमेरिकली आरएलडी का, बसपा का और सपा का गठबंधन था, जिसकी की वोट शेयर रफली 60% आता है। लेकिन चूंकि उनके पास कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, सपा की, बसपा की या आरएलडी की कोई भी प्रेजेंस इस मायने में इतनी अधिकता या प्रचुरता में नहीं है बाकी स्टेट्स में, इसलिए जो लोग थे देश में वो सिर्फ 36 सीटें लड़ने वाले यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी या 36 बीएसपी लड़े और 2-4 सीट आरएलडी लड़े, तो उनके पास ना तो प्रोडक्ट थी, ना ये था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा इन लोगों में। तो आपने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था वहां, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विश्वास रख के, ना तो वो ये कहते कि हमारे इस कैंडिडेट को वोट दो लोकसभा में, वो तो ये कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दो। दैट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया नाउ, जो हम देख रहे हैं इस बियॉन्ड वर्डिक्ट में, जो लोकसभा में 2024 में जो पेशबंदी हो रही है। इसलिए ये जरूरी होगा कि ये जो यूपी का इलेक्शन है, न्यूमेरिकली हमारी स्ट्रेंथ कितनी भी हो, लेकिन जब तक हमारे पास एक आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाला एक क्लियर कट लीडर नहीं है, तब तक ये नहीं संभव हो पाएगा और ये 2024 में एडवांटेज बीजेपी के साथ खत्म हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर रिलाइनमेंट में जो मेरा मेन मानना ये है कि चूंकि ये 2 ध्रुवीय लड़ाई थी, समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बीच में, इसलिए ये जरूरी होगा कि नेशनल स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, जो करीबन करीबन 270 सीट पर लड़ती है हिंदी हार्टलैंड के अलावा, जहां उसका डायरेक्ट कंटेस्ट है बीजेपी से, कांग्रेस का, यदि कांग्रेस के साथ इनका कोई अलाइनमेंट नहीं होगा यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन का, तो इसका हश्र 2019 वाला ही होगा। चूंकि यहां पर आपको डिक्लेयर करके चलना पड़ेगा कि आपका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में
कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट इस गठबंधन का नहीं था जो आरएलडी, सपा और बसपा का बना। अतः जो वोट इस बार दो ध्रुवीय लड़ाई में लोग कांग्रेस को यदि वोट देना भी चाहते थे, लेकिन चूंकि उन्हें पता था कि हमारा वोट बेकार हो जाएगा, कांग्रेस लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने वो वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर किया। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये वोट 1.62% है या क्या है। ये वोट जहां जहां जिन सीट्स पर कांग्रेस लड़ेगी, मैं समझता हूं बहुत मजबूती के साथ। ये मैंने एक और रिजल्ट इसमें निकाला है वर्धन जी, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 125 सीट जीती। यदि वो 77 सीट और जीत जाते तो सरकार बना लेते। ये बड़ा हाइपोथेटिकल, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। इस इलेक्शन में कांग्रेस को 21 लाख समथिंग वोट मिले। यदि समाजवादी पार्टी को ये 77 सीटें जो करीबन करीबन 13,000, 10,000, 9,000, बिलो 1,000 वोट से उन्होंने हारी हैं, यदि उनको 4,95,000 वोट और मिल जाता तो वो 77 सीट जीत जाते। यानी यदि यदि नकुर की सीट पर जहां 315 वोट से धर्म सिंह सैनी हारे हैं, या बड़ौत सीट पर जहां 315 वोट से अहमद हमीद हारे हैं, अब्दुल हमीद के पोते, मैं ऐसी बहुत सी सीटें बता सकता हूं जहां कांग्रेस के वोट पाकर ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत जाता। खैर, इसका जो आप बियॉन्ड वर्डिक्ट मुझसे पूछना चाह रहे थे, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस समय कि अभी से ये रियलाइनमेंट, क्योंकि वर्कर्स के बीच में हम जैसा कि देखते हैं कि एट द ईव ऑफ द इलेक्शन ओनली ऊपर के लोग अपना दल का गठबंधन हो जाता है, लेकिन दलों के गठबंधन के साथ साथ दिलों का गठबंधन नहीं हो पाता। नीचे की तरफ, नीचे जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं किसी पार्टी के, उन लोगों के बीच में यदि जेलिंग ठीक नहीं होगी तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जैसा कि इस इलेक्शन में मैंने देखा कि यदि मैं टेक्टिकली देखूं तो एक मैं सलाहकार नहीं हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन उनसे एक टेक्टिकल मिस्टेक यहाँ हुई। चूंकि कुर्मी और यादव वोटों के अलावा सबसे बड़ा वोटों का जो समूह है वो है कुशवाहा, शाक्य और मौर्य वोटों का। यदि इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो 14 जनवरी को जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, यदि उनको उस सीट से न लड़ाते, फाजिल नगर से जहां वो फंसे रहे, और सीट भी फंसी हुई थी और इसलिए उनको वहां बहुत मेहनत भी करनी पड़ी और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, यदि वो जैसे इंद्रजीत सरोज एक हेलीकॉप्टर लेकर लगातार प्रचार कर रहे थे गोलबंदी के लिए, पासी वोटों के लिए, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, पासी वोट काफी शिफ्ट हुआ इनके पास, लेकिन यदि मौर्य वोटों के शिफ्टिंग जिस अनुपात में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और मैं समझता हूं कि करीबन 23 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ा है। और यदि ये सिर्फ अपने आप न लड़कर लोगों को चुनाव लड़ाते, जहां मौर्य वोटों की, शाक्य वोटों की, कुशवाहा वोटों की अधिकता है, तो इसका चुनाव का परिणाम कुछ अलग होता। खैर, मैं आपके इस बियॉन्ड वर्डिक्ट में पॉलिटिकली इतना कहना चाहूंगा कि ये इलेक्शन 2024 का जो है, जैसा कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि एडवांटेज, ये ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 9 या 10% जो वोट, जो जाटा वोट शिफ्ट हुआ है, या जो और पिछड़ी जातियों का वोट जो शिफ्ट होना चाहिए था समाजवादी पार्टी गठबंधन में, वो नहीं हो पाया है। इसलिए ये निराश होने की बात नहीं है। ये इलेक्शन एक ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों को अनाज जो वितरण किया गया या लाभार्थी वाला इशू है, उसमें जो लोग समझ नहीं पाए, उनको फौरी तौर पर जो सहायता मिली है, वो भी सहायता देना गवर्नमेंट का फर्ज इसलिए है कि फूड्स जो एक्ट है अपना, राइट टू फूड एक्ट, जो 2014 में कांग्रेस ने पास किया, उसकी बुनियादी डिमांड यही है कि आप अपने आदमियों को 2 रुपए किलो पर गेहूं और 3 रुपए किलो पर गेहूं चावल देने का वो करेंगे। यानी यदि 10 किलो ये दिया जा रहा था तो 50 रुपए का बेनिफिट सिर्फ एक आदमी को दिया जा रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इतना 5 साल तक, वो मैं आपके जिस समय आर्थिक पहलू पर मैं आऊंगा उस समय इसको डिस्कस करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि राजनीतिक तौर पर ये जो मैंडेट मिला है, जो बड़ी अपेक्षा आकांक्षाएं लेकर आया है, जन आकांक्षाएं, वो इतना आसान नहीं होगा। मैं अपने दूसरे सेक्टर में, दूसरे सेगमेंट में आर्थिक पहलू को डिस्कस करते वक्त ये बताऊंगा कि ये क्यों मुश्किल। एक छोटा सा एक प्रश्न था। असल में ऐसा है कि आज अगर आप विकिपीडिया पे जाइए और यूपी
22 इलेक्शंस देखिए जो रिजल्ट्स हैं, तो जी उसमें सबकी फोटो लगी है, उसमें अखिलेश यादव की फोटो लगी है, मैं उसमें यूपी लीडर में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की फोटो नहीं है, मोदी जी की फोटो लगी। मतलब जी यूपी का स्टेट इलेक्शन में वो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर साहब की फोटो लगा के उसको मानना है। मैं इसको एक साइकोलॉजिकल उस वॉर कह लीजिए या जिस ढंग से ये इलेक्शन लड़ते हैं बीजेपी, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक थोड़ी सी चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि जो मेरी जितनी समझ और जितनी मेरी नॉलेज है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की दो दिक्कतें थी। अगर वो नहीं लड़ते तो उनका समाज उनके पीछे नहीं आता, क्योंकि ये इस बात को कहते कहते मुश्किल हो जाती कि अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लड़के की सीट को छोड़ा, उन्होंने वो दिल तो दिखाया था, ये लोग बहुत कम लोग। और जैसा जितना मुझे मेरा नॉलेज है, मैं उस एरिया का हूँ, फाजिल नगर उनकी अपनी उन्होंने कहा था मैं फाजिल नगर से लड़ना चाहता हूँ। वो अब उसके कारण अलग हैं कि कैसे हारे कैसे जीते। मैं आपसे एक दूसरी चीज छोटी पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 312 से 273 हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 10 मंत्री हारे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हारा है। उत्तराखंड में 57 से 48 पे आए हैं। उत्तराखंड में इनका चीफ मिनिस्टर हारा है। गोवा में इनके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हारे हैं। अगर आप पार्टी के प्रदर्शन के रूप में देखिए तो ये पार्टी का प्रदर्शन खराब हुआ है, लेकिन जो सारा कुछ विजय उत्सव आनंद उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का खराब हुआ है, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। ज्ञान गर्ग जी को चोट लग गई है, वो बहुत तकलीफ में करा रहे हैं, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए मैं विजय उत्सव और आनंद। मुझे भी थोड़ा कान दर्द हो रहा है, मेरे भी थोड़ा हाथ में दर्द है, इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं। आपको क्या लगता है ये भी एक फैक्ट है? बिल्कुल, ये तो देखिए, ये जो आनंदोत्सव या जो भी मना रहे हैं, सैडिस्टिक प्लेजर है ये, कि यदि जो दुश्मन है, जो देखिए अल्टीमेटली नेशनल लेवल पर कांग्रेस से ही उनका मुकाबला होने वाला है, वो ज्यादा अहम होगा उनके लिए। ये एक सेमीफाइनल था एक तरीके से, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो 2 साल अब आने वाले हैं, अब मैं अपने उस आर्थिक पहलू पर आना चाहता हूँ, जी, जी, यदि जी। आप मुझे इजाजत दे तो। नहीं नहीं, बिल्कुल कि बिल्कुल, वो आपसे समझना है। देखिए सारी चीजें, इट विल बॉइल डाउन टू नाउ कि ये आगे के 2 साल तक क्या रिजल्ट लाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत से, मैं समझता हूँ 6 पॉइंट पर घिरे हुए हैं। जी मैं पहले यूपी का आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जी 4 लाख करोड़ के करीब लगभग कर्ज था जिस समय योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट 2017 के मार्च में बनी। जी अब उसके ऊपर 6,62,000 करोड़ रुपए कर्ज है, यानी रफली हर साल 50,000 रुपए, 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। जी अब यहाँ पर ये हालात तब हैं जबकि इन्होंने ये जो 11 या 12 लाख रिक्त पद कहे जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के, नहीं भर पाए। पहला सवाल ये है। दूसरा, जो जन आकांक्षाओं का या जन अपेक्षाओं का मुद्दा सबसे बड़ा अखिलेश यादव जी ने उठाया, समाजवादी पार्टी ने, कि ओपीएस हम इंप्लीमेंट करेंगे ना। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा आएगा कि ये जो अनाज जो दिया जा रहा था यूपी की जनता को, मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं फिलहाल, जी कि जो जी दिया जा रहा है बाकी सब जगह भी दिया जा रहा था, तो क्या ये सस्टेन कर पाएंगे इस चीज को? क्योंकि यदि लोगों से वो फैसिलिटी आप निकाल लेंगे कि आप 15 दिन में एक बार अनाज देते थे उनको 5 किलो, साथ में नमक देते थे, कुछ तेल भी देना शुरू कर दिया था, कुछ चीनी भी दे रहे थे, शक्कर, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक और मुद्दा उठेगा। एक और चीज ये है कि इन्होंने 7 जनवरी को नोटिफिकेशन के तहत बीजेपी गवर्नमेंट ने सिंचाई की दर हाफ की किसानों के लिए। क्या वो सस्टेन कर पाएंगे ये? चूंकि अखिलेश यादव ने उनको एक दूसरी चीज बताई थी कि हम आपकी पूरी सिंचाई की बिजली माफ करेंगे। नौ, एक जो रिलीफ देता हुआ एक सबसे बड़ा मुद्दा था 300 यूनिट बिजली फ्री करने का। क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के उस नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ऐसी राहत जो जो आपके घरेलू कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता, उनको दे पाएगी? इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है, जैसा मैंने कहा, बेरोजगारी का। आईटी सेक्टर हो या आईटीआई वाले जो पास करे हुए स्किल्ड जो आपकी लेबर है, या जो लेबर जो जो लोग बेरोजगारी की वजह से सेना की भर्ती चाह रहे हैं, या जो पुलिस में भर्ती चाह रहे हैं, या डिफरेंट जो महकमे में जो पद खाली पड़े हैं उनकी वो चाह रहे हैं, ये सब जो मुद्दे हैं, ये सब आर्थिक रूप से आपके लिए कुछ भार लेकर आने वाले। जी जबकि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है,
आपकी आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो इस खर्चे को आप बैलेंस कैसे करेंगे? ये चूंकि आपको फौरी तौर पर जो वोट दिला गया है, लेकिन क्या आप इसके ऊपर जो डबल एंटी इनकम्बेंसी होगी, यूपी की भी होगी, 2 साल शासन चल चुका होगा आम चुनाव तक, और उनकी 10 साल की होगी या 5 साल की, तो 2019 से 24 तक होगी। इन चीजों के मद्देनजर यूपी के अंदर जो बेंचमार्क इस गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के सेट किया है, उन्होंने बीएड टेट के लोगों को, 69,000 शिक्षक भर्ती की जो विसंगतियां हैं उनके लिए, ओबीसी लोगों का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, शायद वो ओबीसी लोग या जो नीचे के जो लोग पलायन कर गए हैं, जाटव जो वोट है बसपा से चला गया है, वो शायद इसी इसी आशा में चला गया है कि भाई उनको कुछ फौरी तौर पर ही अनाज मिल रहा था या कुछ और भी चीजें उनको मिल रही थी। मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि चूंकि फिस्कल डेफिसिट्स केंद्र में भी बहुत ज्यादा है, केंद्र में 6.4%। आपको यहाँ एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि 2004 में जब चिदम्बरम जी चीफ फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उस समय उन्होंने फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल लेकर आए थे, जिसमें राजकोषीय घाटे को एक लिमिट करने की, 4.3 तक लाने की उनकी कोशिश थी। ये 6.4% 2021-22 का है, 22-23 में इसको ये टारगेट पे रखा गया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट है। आप केंद्र की भी जो योजनाएं हैं जो राज्य के साथ मिलकर चला पाते हैं, क्या ये संभव हो पाएगा इतने बड़े उसके साथ? तो मेरा कहने का मतलब है कि आर्थिक पहलुओं के हिसाब से जो जन अपेक्षाएं जगाई हैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने, वो हार गए हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो 35% के करीब जो वोट मिला है, उस जी वोट में ये भी शामिल है कि उन्होंने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड प्राइस यूपी में लाने की कोशिश की है, जी स्टेट एडवाइजरी प्राइस गन्ने का, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम इस गन्ने के प्राइस को, क्योंकि 5 साल में एक बार गन्ने का प्राइस बढ़ाया गया यूपी में पिछले 5 सालों में, तो उन्होंने कहा कि हम इसको इन्फ्लेशन से लिंक करेंगे, और जो लोग जो कोताही बरती जाएगी या कोई डिले करेगा गन्ने की जो शुगर मिल्स हैं, तो हम उनका फॉरेंसिक ऑडिट करा के ये देखेंगे कि वो लोग पेमेंट को क्यों डिले कर रहे हैं, और फॉरेंसिक ऑडिट के बाद ये जो उसके रिजल्ट्स होंगे उसके आधार पर हम कार्यवाही भी करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जो मैनिफेस्टो में या उन्होंने जो अपेक्षाएं जगाई हैं लोगों की, डिफरेंट वर्ग की, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको एक तो कायम रख पाएगी, जो ये जो लाभार्थी वाले इश्यूज को, और क्या जो नई जो जन अपेक्षाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं, जो नए मुद्दे जो समाजवादी पार्टी ने उठाए, क्या उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई कारगर एक्शन लेती हुई दिखाई देगी? अदरवाइज ये जो आपको मैंडेट, बहुत भारी मैंडेट जो मिला है, प्रचंड बहुमत, ये अपने साथ बहुत बड़ा भार भी लेकर आया है रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो मैं समझता हूं कि इसके आर्थिक पहलू राजनीतिक पहलू से ज्यादा आर्थिक पहलू पर यूपी की गवर्नमेंट को और केंद्र की गवर्नमेंट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा बेरोजगारी और बढ़ी, जैसा कि बढ़ती जा रही है, यदि उस पर कोई कोई एक्शन प्लान नहीं किया गया। एक बात मैं और बताना चाहता था मैं ज्ञान कि ज्ञान जी, एक मिनट आपको बस। ये जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे मोदी जी पहुंच गए गुजरात, और रोड शो करने लगे। क्या उसके पीछे भी कोई कहानी है, कोई कारण है एकदम से, मतलब? देखिए, कहानी तो ये है कि वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अच्छी रिपोर्ट्स नहीं। जैसा कि आपको मालूम होगा, पूरी कैबिनेट को चेंज किया गया, चीफ मिनिस्टर के साथ उप मुख्यमंत्री को भी बदला गया है। तो वहां पर भी वही बात आ गई कि एक तो चेहरा जो है, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो जो कहानी है उसके पीछे, जैसा मुझे लगता है, जैसा कि रिपोर्ट्स में आ रहा है ग्राउंड लेवल पर, उसके पीछे कहानी ये है कि वहां बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी, या वहां भी वही मुद्दे हैं कि आशा बहुओं का मानदेय, आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय, वहां पर जो संविदा कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, तो इसको लेकर एक जिग्नेश मेवानी, जो कि कांग्रेस समर्थित एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने अभी विधिवत रूप से कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो उनके कार्यक्रमों में आते हैं, और हार्दिक पटेल जो इनके वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन सभी लोगों ने वहां एक मीटिंग की, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उछाला। और उनके पास को जो डेटा वो बताते हैं कि टोटल ये 45 से 50 लाख है। मुझे इसकी विश्वसनीयता पर थोड़ा, मैं ये नहीं कह सकता
कि 7 करोड़ लोगों में 45 से 50 लाख लोग बेरोजगार होंगे या अर्ध बेरोजगार होंगे या उन सबके मुद्दे होंगे इस तरह के। लेकिन फिर भी यदि ये मान लिया जाए कि वो ये बात ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने इसके पक्ष में 2-3 चीजें कही है कि वो एक गांधीनगर में 28 मार्च को सम्मेलन करने वाले हैं और 23 मार्च से इस मुद्दे के ऊपर हर गांव गली में ब्लॉक लेवल पर वो इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन करके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। उनकी एक तरीके की क्लेरियन कॉल है कि हमारे साथ बेरोजगार युवक या यहाँ का युवक जुड़े, अपने सुनहरे भविष्य के लिए वो अपने को कांग्रेस पार्टी से जोड़े। इसके लिए जो पहल की गई, मुझे ऐसा लगा कि इस पहल को थोड़ा सा दबाने के लिए या पहल को जिसको जिसको कि श्रिल किया जा सके, इसकी आवाज को कम किया जा सके, उसके लिए मोदी जी जो है वहां पहुंचकर जो 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 पेपर है, जो प्रिंट मीडिया है, जो आपका ऑडियो विजुअल मीडिया है, उसमें इस बात की चर्चा ज्यादा हो 28 तारीख तक मोदी जी के विजिट की, और ये वाला मुद्दा कहीं पीछे रह जाए। शायद मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रयास हो सकता है। मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता, लेकिन इमीडिएटली इस तरीके से जाना, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की पहल को एनकाउंटर करने के लिए शायद ऐसा कुछ प्रयास किया गया है। ज्ञान जी, चलते चलते बस एक बहुत संक्षेप में एक आपसे चीज समझना चाहेंगे। ये सब देखिए, हम सब लोगों का ये जो सिम्टम्स हैं उसको देख के अपना, आप अपने ढंग से देखते हैं, मैं अपने ढंग से देखता हूँ। ये हमारे मोदी जी सन 25 में 75 साल के हो जाएंगे। उनकी एक घोषित नीति, और उन्होंने बड़े बड़े अपने अपने गुरुओं को उन्होंने इस बहाने किनारे कर दिया कि भाई आप 75 साल के हो गए, मार्गदर्शक मंडल में जाके बैठ जी। तो क्या आपको लगता है कि ये खुद भी मार्गदर्शक मंडल में जाके बैठेंगे? क्योंकि इधर हाल के दिनों में हमने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उनको बीजेपी के लीडर वाले रोल में वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, या ज्यादा फंसते जा रहे हैं, या ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो सन 2025 में हम ये मान के चल रहे हैं वो फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या अपनी गद्दी छोड़ेंगे? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है। जो आपने जो क्वेश्चन किया है मार्गदर्शक मंडल, जैसा कि आपने खुद ही कहा अपने उसमें प्रस्तावना में इस क्वेश्चन की, कि उन्होंने लोगों को किनारे करने के लिए ये एज का वो फैक्टर बनाया। लेकिन आपको पता है कि बहुत से लोग जो ये काम करते हैं वो स्वयं के ऊपर लागू नहीं करते इसको, जो कि एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो ये जो है एक उनको उस समय हटाने की या मार्गदर्शक मंडल में भेजने की एक समझ लीजिए कि एक बहाना था। लेकिन अपने ऊपर वो चीज लागू नहीं होगी, और यदि वो ऐसा करेंगे तो वो, मैं समझता हूँ कि उसको एक और किसी तरीके से उनका महिमा मंडन करने के लिए ऐसा हो भी सकता है कि वो ये कहें, ये पहल करें कि भाई मैं रिजाइन करने वाला हूँ और अब आप किसी और प्राइम मिनिस्टर को चुन लीजिए। तो वहां से पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, जहाँ राज्य की इकाइयां हैं, केंद्र की इकाइयां हैं, वहां जो उनके वर्कर्स हैं, वो धरने पर बैठ जाएं और सब करें, बोले कि हम आपके बिना कुछ करने नहीं वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ी एक तरकीब के रूप में और उनको एक एडवांटेज देने के लिए और यूज की जा सकती है, ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानगढ़ साहब। अगर ये होता है तो मुझे लगता है उस दिन पूरी तरह से भाजपा का कांग्रेसीकरण हो जाएगा, क्योंकि भाजपा कांग्रेस में कल भी कहा गया कि भाई हम लोग की वजह से आप कहिए तो छोड़ दें, और ये सबको पता था कि जो कह रहा है कि हम लोग की वजह से छोड़ दें उसकी नीयत क्या है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि छोड़े, क्योंकि अगर किसी को छोड़ना हो तो छोड़ के किनारे हट गया हो, तो कहता है कि भाई दूसरा चुनो। जी नहीं, देखिए वर्धन जी, मैं कांग्रेस को काफी फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार के बिना, देखिए इस बार जो लड़ाई थी, दो ध्रुवीय थी यूपी के अंदर खासतौर से। मैं बाकी जगह पर भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन दो ध्रुवीय लड़ाई में कांग्रेस का जो भी वोटर है वो कांग्रेस के साथ तब तक नहीं आएगा जब तक उसको जीतते हुए दिखाई ना दे, अदरवाइज वोट बेकार हो जाता। तो समाजवादी पार्टी वाला जो वोट है वही कांग्रेस का वोट है, वही बसपा वाला जो वोट है वही कांग्रेस का वोट है। मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत अच्छी उन्होंने फाइट की है, 403 सीट पर बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स लड़े हैं और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। मैं समझता हूं कि देखिए, आदमी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हारता जीतता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इस तरीके से ये समझ लेना कि कांग्रेस पिक्चर से आउट है
और वो जो है, लेकिन गांधी परिवार के बिना प्रियंका गांधी का जो वहां पर जो उन्होंने लड़ाई की है, जो कंटेस्ट किया है, या वो 2019 से प्रभारी हैं, तो वो बिल्कुल सड़क पर लड़ती हुई दिखाई दी हैं। अपोजिशन का मेन रोल शायद उन्होंने ही अदा किया है। मैं समझता हूँ ये एक बानगी थी लड़ना, और इसको जो है बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लिया जाना चाहिए इस इलेक्शन को। और कांग्रेस का वो जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक इस्तीफे की पेशकश कर देना, मैं समझता हूं कि किसी अध्यक्ष का बदले जाने से ही सिर्फ सारे इल्स खत्म हो जाएंगे। हमें यह भी देखना चाहिए कि हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं और हालात क्या हैं हर जगह। इसलिए मैं नहीं, नहीं मानता मैं कि ज्ञान जी आपकी बात से 100% सहमत। लेकिन अगर आज मोदी जी ना हो तो वो भाजपा का भी वही हश्र हो जाएगा जो हम और आप बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी ना हो तो ये आप और हम बिना दावे से कह सकते हैं तो भाजपा की ये स्थिति नहीं होती। तो आज उनके अकेले वोट कैचर, जिनको देख के लोग वोट दे रहे हैं, जिनके ऊपर आज भी देश की एक बड़ी जनता को विश्वास है कि नहीं नहीं मोदी है तो मुमकिन है वाला जो उनका एक कंसेप्ट है, अच्छा है बुरा है वो हम और आप अलग है और किसी भी कारणों से है, लेकिन वोट तो मोदी ही दिला रहे हैं और कोई तो दिला नहीं। लास्ट टिप्पणी करूंगा कि देखिए, जो लास्ट टाइम 39.6% वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसमें से लगभग 10% वोट शेयर उनका कम हुआ, लेकिन जिसकी भरपाई की बसपा के जाटा वोटर्स ने। इसलिए मैं जहां तक मानता हूं कि ऐसा नहीं है। यदि उनका जो जादू है, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बात 2024 के इलेक्शंस में जहां जहां रीजनल पार्टी से इनका मुकाबला होगा, साउथ में तो इनकी प्रेजेंस ज्यादा नहीं है कर्नाटका को छोड़कर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट में भी काफी नुकसान होगा इनको जो है। और नॉर्दर्न पट्टी में मेरा जहां तक ख्याल है, इस बार इनको यूपी के अंदर भी काफी नुकसान होने की संभावना है। आप देखिएगा। चलिए चलिए मेरा ये तो आकलन है हाँ मेरा आकलन है कि इस समय जो मैं अभी से देख रहा था, कि यदि ये रियलाइनमेंट होता है और पहले से थोड़ा होता है और काफी मिलके लोग लड़ते हैं और एक बिल्कुल क्लियर कट उससे लड़ते हैं कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, और रीजनल पार्टीज अपना एक अलग लीडर चुन लेती हैं, माना वो ममता बनर्जी को भी लड़े, तो मेरे ख्याल से बाद में जिसकी जितनी ज्यादा सीट आए, वो इन दोनों में से रीजनल पार्टीज के लीडर और कांग्रेस पार्टी के लीडर में से किसी एक को चुन ले। चलिए वो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी भी कैलकुलेशन दोबारा से करना शुरू किया सारे रीअलाइनमेंट पर। अभी भी ऐसा लगता है मुझे कि जो विपक्ष है, जिसको 60% वोट मिला है यूपी में और इनको 40% मिला है, ये इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा 2024 का इलेक्शन। चलिए उस पर एक अलग से आपसे चर्चा करेंगे, आपसे समझेंगे। थैंक यू सो मच ज्ञान साहब ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।